पूरा घर शोर शराबी से गूंज रहा था। हर कोई अपने अपने काम में बिजी था। चेहरे पर खुशियों की चमक थी। शादी वाला घर था। भले ही शादी होने में अभी 2 हफ्ते बाकी थे, मगर परिवार के सभी लोग मिलनसार थे, एक दूसरे से प्यार करने वाले। ऐसे में शादी विवाह जैसी खुशियों में सब कुछ पहले ही इकट्ठे हो जाते थे, जिससे उत्सव और दुगुना हो जाता था और खुशियों का मजा पहले से भी बढ़कर महसूस होने लगता। इस समय समयरा अपने कमरे में बैठी चेहरे पर उपटन लगा रही थी। आंखों में एक खास चमक थी, लबों पर हल्की मुस्कान, चेहरे पर आने वाली जिंदगी को लेकर रंग बिखरे हुए थे। दिल बजदा की याद में धड़क रहा था। वह एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रही थी। 2 हफ्ते बाद उसकी शादी बजदा से होने वाली थी। अपने बाजुओं पर उपटन मलते हुए उसके कानों में बाजदा की हल्की सी सरगोशी सुनाई दी थी और बस एक ही फरमाइश की थी कि वो अपनी पूरी बाहों पर मेहंदी लगाए, क्योंकि बलदान को मेहंदी की खुशबू बहुत पसंद थी और वह इतनी सी बात सुनकर ही बुरी तरह झिप गई थी। उसके चेहरे पर फैले शर्म के रंग देखकर उसकी कजन उसे चिढ़ाते हुए कहने लगी, सिर्फ आवाज़ सुनकर तुम्हारा यह हाल है, जब वह तुम्हारे पास होगा तब तो तुम बिल्कुल ही काबू से बाहर हो जाओगी। जबकि दूसरी कजन हंसते हुए बोली, अरे पास होना तो दूर की बात है, जब वह इसे अपनी बाहों में भरेगा तो समरा का क्या हाल होगा। सोचकर ही मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि इतनी छुई मुई लड़की है, कहीं बजदा के छूने पर रोने ही ना लगे। उसकी बातों पर वह शर्मा कर अपना चेहरा घुमा गई। बजदा को महसूस करते हुए अभी से उसके दिल की हवा खराब थी। उसकी सहेलियाँ, उसकी कजिन सही कह रही थी, उस रिश्ते को लेकर कुछ डरी सहमी सी थी। जब उसका सामना बाजदा से होगा तो वह कैसे उसका सामना कर पाएगी। समरा और बजदा की मंगनी 6 महीने पहले हुई थी। बस दिल की बहुत अच्छी थी कि वह समरा से मुलाकात करे। मंगनी के दिन भी बजदा के घर वाले आकर समरा को पहना कर चले गए थे और कितनी ही बार बजदा ने फ़ोन करके समरा की माँ से इजाज़त मांगी थी, लेकिन वजन के कहने के बावजूद उसकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। जमील बेगम कहती कि उसके परिवार की परंपरा बहुत खास है और पर्दे की सख्ती से पाबंदी की जाती है। शादी से पहले लड़के लड़की का मुलाकात, मिलना जुलना, बात करना अच्छा नहीं समझा जाता। बलदान यह सब देखकर और सुनकर दिल मरोड़ के रह जाता, मचलते अरमानों पर उस पर जाती। बजदा ने अब तक समरा का चेहरा तक नहीं देखा था। जब उसने अपनी माँ से समरा से मिलने की इच्छा जताई तो वह परेशान हुई थी। कैसी बातें कर रहे हो बजदा, तुम उसके माहौल को अच्छी तरह जानते हो। समरा के पापा बहुत सख्त हैं, वसूल पसंद आदमी हैं और इन सब बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और फिर तुम्हें क्या मेरी पसंद पर भरोसा नहीं? मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही नेक, शरीफ और खूबसूरत लड़की चुनी है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा, चांद सूरज की जोड़ी। लेकिन तुम दोनों की शादी के बाद तो वह यहीं आकर इसी घर में रहेगी। सारी जिंदगी तुम्हें उसी घर में तो देखना है। इतनी जल्दी क्यों? माँ की बात पर बाजदा झुझला गया था। वह कैसे अपनी माँ को समझाता कि मैं लाख अपने दिल को समझा चुका हूँ, लेकिन दिल मेरी सुनने को तैयार नहीं है, बस उसकी एक झलक देखने के लिए बेचैन है। वह यह सब बातें अपनी माँ से कह ना सका। आखिर में मायूस होकर बस इतना बोला, अच्छा मान लिया, मगर कम से कम उसकी तस्वीर तो दिखा सकती है ना, इसमें क्या हर्ज है। मगर उसकी बात पर जमील बेगम जोर से हंस पड़ी और उसका कान पकड़ते हुए हल्के से मरोड़ दिया। हरगिज नहीं, तुम्हें उसकी तस्वीर भी नहीं मिलेगी भाई, इसी चीज़ में तो असली मज़ा है। सारी कशिश इसी सस्पेंस में है। तुम्हारे दिल में यही बेचैनी रहेगी कि वह कैसी है, कौन होगी। और जब तुम पहली बार उसे देखोगे, जब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी माँ तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, तुम्हारे यह बिल्कुल चांद जैसी लड़की पसंद की है। उन्होंने प्यार से मुट्ठी को छुआ तो वह एक गहरी सोच लेकर रह गया और फिर अपनी जिद से पीछे हट गया। उसे अपनी माँ पर पूरा भरोसा था। वैसे भी उसे कोई अप्सरा या फिल्मी हीरोइन नहीं चाहिए थी, बल्कि एक सीधी सादी शरीफ लड़की चाहिए थी, जिसके साथ वह अपना घर बसा सके।
उसे वह लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी जो अपने आदतों से मर्दों को अपने जाल में फंसाती हैं और बातें से उन्हें अपने काबू में कर लेती हैं। ऐसी लड़कियां तो उसकी जिंदगी में अब तक न जाने कितनी आ चुकी थी। न जाने कितनी लड़कियों ने बजदा के पर्सनालिटी से इम्प्रेस होकर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन बजदा ने तो अपने सारे जज्बात अपने होने वाली बीवी के लिए संभाल कर रखे थे। उसने उस लड़कियों की तरफ कदम नहीं बढ़ाया था और सब मायूस होकर पीछे हटती चली गई थी। ऐसी लड़कियों से तो वह कुछ दूर भागता था और इसी वजह से 6 महीने के अंदर उसकी शादी की तारीख तय कर दी गई। समरा के घर में जब रूमी आई तो सबको अपनी अपनी तैयारियों में बिजी देखकर वह शबाना बेगम के पास गई। आंटी, समरा कहाँ है? मुझे उसे अपने साथ लेकर जाना है, एक दोस्त से मिलना है और फिर उसे ब्यूटी पार्लर भी ले जाना है। शबना बेगम ने रूसी को सिर से पांव तक देखा। यह लड़की उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह आधुनिक जमाने के रंग ढंग में ढली हुई थी। स्टाइलिश कपड़े पहनती, कटे हुए बाल गर्दन पे झूलते रहते, नए नक्श और भी उभर कर आते, जिससे उसका चेहरा हर वक्त दमकता रहता। मगर शबाना बेगम को रूसी का यह अंदाज पसंद नहीं था। वह चाहती थी समरा उसे कम ही मिले, मगर क्या करती। रूसी उसकी इकलौती ननद की बेटी थी और उसका घर भी पास ही था। समरा और रूसी की दोस्त आज की बचपन से थी। ऐसे में वह चाहकर भी समरा को उससे दूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि उससे उसकी ननद और शौहर दोनों नाराज हो जाते। अब भी जब रूसी ने समरा को साथ ले जाने की बात की तो वे अपनी नापसंदी छुपा ना पाए। बेटा, समरा की तो शादी होने वाली है, अब हम उसे बाहर नहीं भेजते। तुम्हारे मामू को भी यह बात पसंद नहीं आएगी और मैं भी मानती हूँ कि शादी के करीब लड़की को घर में ही रहना चाहिए, उसे पर्दे में रहना चाहिए। शबाना बेगम की बात सुनकर रूसी जोर से हंस पड़ी। आंटी, आप किस जमाने की बात कर रही हैं? रूसी ने हंसते हुए कहा। वैसे भी आजकल लड़कियां शादी के दिन भी पार्लर से तैयार होकर आती हैं और कितने दिनों तक पार्लर के चक्कर लगाती रहती हैं। समरा को भी मैं अपने साथ पार्लर लेकर जा रही हूँ। उसकी स्किन भी काफ़ी रफ हो रही है और बालों पर भी नया स्टाइल बनवाना है। शबाना बेगम रूसी की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। अरे नहीं, समरा के बाल बहुत खूबसूरत हैं और मैंने बहुत मेहनत की है उसके बालों पर, मैं उन्हें नहीं कटवाने दूंगी। रूसी को हमेशा से अपनी मामी की पुराने ख्यालात वाली बातें पसंद नहीं आती थी, मगर इस बार उसका अपना, इसलिए उनकी बातों को सहन करती रही। उसे पता था जो काम वह करने जा रही थी वह समरा के बिना पूरा नहीं हो सकता। उसे इसमें काफ़ी देर लग सकती थी और अगर समरा उसके साथ होती तो उसकी माँ भी निश्चय रहती। हालांकि उसकी माँ लाख मॉडर्न बनने की कोशिश करती, मगर बेटी के मामले में भी बिल्कुल पारंपरिक माँ जैसी थी। यह तो रूसी थी जो अपनी जिद और गुस्से की वजह से हमेशा अपने आप को बोल्ड बनाकर रखती थी। उसकी मर्जी के रंग ढंग से ढल कर रहती थी। वैसे भी शाम होने को थी। समीर ने उसे अभी मिलने के लिए बुलाया था और ना जाने वह उससे कितनी देर तक बातें करती, फिर लौटते हुए भी कितना समय लग जाता और तब उसे अपनी माँ के बेरंग सवालों के जवाब देने पड़ते। समरा साथ होती तो एक बहाना तो था कि वह समरा को लेकर ब्यूटी पार्लर आई थी, जहाँ थोड़ा बहुत टाइम लग भी जाता है, लेकिन समरा को मानना भी एक अलग चुनौती थी। शबाना बेगम को जैसे तैसे कन्वेंस करती हुई वह समरा के रूम में आई थी और जब समरा को अपने साथ चलने के लिए कहा तो समरा एकदम बदल गई थी। अरे पागल हो गई हो क्या? यह कोई टाइम है बाहर जाने की? शाम होने वाली है, अब वो गुस्सा करेंगे। समरा ने घबराते हुए कहा। अरे कुछ नहीं होगा, मामू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे बात कर लूँगी। मैं तुम्हें अपने साथ पार्लर लेकर जा रही हूँ, उसके बाद हम अपने दोस्त के पास जाएंगे। बस थोड़ी देर की ही तो बात है, लौट आएंगे। समरा गहरी सांस लेकर रह गई। वह जानती थी रूसी को चुप कराना नामुमकिन है और उसे बात मनवाना और भी मुश्किल। उसने जैसे ही अपना बुर्का उठाया, रूसी झुझला कर बोली, पता नहीं तुम
तुम क्यों इस जमाने में रहकर भी 16वीं सदी की औरतें जैसी हरकतें करती हो? रूसी को हमेशा ही सामरा का पर्दों में रहना बुरा लगता था। जब भी वह उसे टोकने ही वाली थी, मगर फिर अचानक रुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई थी। पहली बार वह समीर से मिलने जा रही थी, और क्या ही अच्छा होता अगर वह समीर को थोड़ा तंग करती, उसे उलझा देती। उसके खुराफाती दिमाग में कुछ खुराफाती प्लान चलने लगे थे। कुछ सोचकर वह खुशी से खिल उठी, मगर फिर अचानक एकदम चुप हो गई। रूसी की हरकतें हमेशा ही शर्मा को चौंका देने वाली थी। उसकी आदत थी कभी तोला तो कभी मासा। वे कमरा के बुर्के पर गुस्सा कर रही थी और अब अचानक कहने लगी कि तुम ऐसे ही अच्छी लग रही हो, यही पहनकर चलो। अजीब लड़की हो तुम। समरा बड़बड़ाई हुई उसके साथ चल पड़ी। शबाना बेगम की आंखें दूर तक उसका पीछा करती रही। लख जाने के बावजूद भी अपनी जवान बेटी को रोक नहीं पाई। न जाने क्यों उसका दिल बैठा जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें समरा को रोक लेना चाहिए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। किसी अनहोनी की आशंका से रूसी उसे सीधा एक रेस्टोरेंट में लेकर गई, और यह सब देखकर समरा हैरान हुई थी। रूसी, यह कहाँ लेकर आई हो? हमें तो पार्लर जाना था और तुम्हारी दोस्त से भी मिलना था, लेकिन तुम रेस्टोरेंट में आई हो। अरे पागल, यहीं पर तो मेरी दोस्त मुझसे मिलने आने वाली है। पहले दोस्त से मिल लेते हैं, उसके बाद ब्यूटी पार्लर चलेंगे। यह सब सुनकर समरा खामोशी से आगे बढ़ गई और एक टेबल पे बैठ गई। उसका दिल बेचैन हो रहा था, लेकिन वह खामोशी से रूसी के दोस्त के आने का इंतजार करने लगी ताकि वह उसे जल्दी से मिलकर ब्यूटी पार्लर जा सके। रूसी शीशे में देखकर अपने बाल संवारने और मेकअप ठीक करने लगी। आसपास बैठे लोग बार बार उसकी तरफ देखने लगे, जिससे समरा को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने सीधे से कहा कि आराम से बैठो और अपनी दोस्त से पूछो कि उसे आने में कितनी देर है। अगर ज़्यादा समय लगे तो हम फिर कभी मिल लेंगे। लेकिन रूसी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मोबाइल पर किसी से टैप करती रही। कुछ देर बाद उसने आइसक्रीम मंगवा ली और समरा को खाने के लिए कहा। समरा हमेशा की तरह नकाब के अंदर से आइसक्रीम खाने लगी। तभी रूसी ने अचानक उसका नकाब खींच दिया। समरा गुस्से से उसे डांटने लगी, लेकिन रूसी हंसते हुए बोली कि ऐसे खाने पर लोग क्या सोचेंगे, और यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो उसे नजर लगा दे। समरा चुप रह गई। उसी समय समीर और बजदार रूसी के बताए हुए रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। समीर ने अभी तक अपनी पहचान नहीं बताई थी, क्योंकि वह पहले रूसी को देखना और समझना चाहता था। बजदा भी उसके साथ था और मजाक करते हुए अपनी दोस्त से मिलने की जिद करने लगा। समीर मुस्कुराया और दोनों उसकी तलाश में आगे बढ़ गए। बिल्कुल सही कहा यार, तुम तो बड़े छुपे रस्तम निकली लड़कियों के मामले में। जबकि उसकी बात सुनकर बजदा हंस पड़ा था। जब समीर ने रूसी के बताए हुलिये वाली लड़की को देखा तो समीर ही नहीं, बजदा भी हैरान रह गया था। वह लड़की हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। चांद जैसी दमकता हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें और उन काली आंखों पर गहरी और उठी हुई काली पलकों की झलक देखकर गोरी रंगत गुलाब की पंखुड़ियों जैसी होठ। समीर बस दंग ही रह गया। कुछ पलों के लिए उसे देखता रह गया था, लेकिन समीर को शक हुआ जो लड़की वह देख रहे थे वह सच में रूसी थी। यह कोई और, क्योंकि वह लड़की बुड़के में थी और बार बार अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर लग रहा था वह किसी शरीफ घराने की है। उसके हुलिये से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह किसी लड़के से मिलने आई है। शायद ही वह लड़की ना हो। समीर को संदेह हुआ। बाजदा ने उसकी मुश्किल हल करते हुए कहा, अगर तुम्हें शक है तो फ़ोन कर लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ यार, तुम ठीक कह रहे हो। यह कहकर समीर ने जैसे ही कॉल मिलाई तो उसी लड़की ने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। अब कोई शक नहीं रह गया था। समीर ने बस दन की तरह देखा और आंखों में जीत की चमक लिए बोला, मेरा अंदाज कितना सही निकला। कितनी हसीन लड़की फंसाई है मैंने। बाजदा अभी थोड़ा झिझक रहा था। हाँ, देखने में तो बहुत शरीफ लग रही है, ऐसे वैसी नहीं लगती। ऐसी वैसी से मतलब समीर नाराज हुआ था। मोहब्बत करता हूँ और यह कोई गुनाह तो नहीं। उसकी बात पर बाजदा ने अपने चेहरे के
हुलिया ठीक किए थे। नहीं यार, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, तू गलत समझ रहा है। लेकिन बजदा अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके साथ जो दूसरी लड़की बैठी थी वह भी देखने में अच्छी थी, खूबसूरत थी। स्टाइलिश, फैशनदार, छोटे कटे हुए बाल जिन्हें बार बार वह झटका दे रही थी और इधर उधर कुछ खोती नजरों से देख रही थी। बस बजदा ने समीर का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींचकर ले आया। लड़की तो बहुत अच्छी है, मेरे मानो तो टाइम पास करने से बजाय उससे शादी कर लो। समीर भी अब गंभीर हो गया था। हाँ यार, मैं तो यही सोच रहा हूँ, मुझे सच में यह बहुत पसंद आई है। जल्दी ही घर वालों से बात करूँगा। बाजदा के जहन में अभी उस लड़की का चेहरा घूम रहा था। क्षण में उसके दिमाग में समरा का ख्याल आया था। वह भी तो ऐसी ही लड़की चाहता था, शर्मो हया वाली, अनछुई और पाकीज़ा अपनी होने वाली बीबी। समरा से चाहता था। उसने दिल ही दिल में सोचा, काश समरा भी ऐसी ही हो जैसी जमीला बेगम ने समरा के हुलिया ऐसे बारे में बताया था। एक लड़की बिल्कुल ऐसी ही थी। बाजदा के दिली तमन्ना थी वह भी इतनी ही हसीन हो। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब बाजदा की शादी थी। वह बहुत खुश था। उसने हमेशा अपने जज्बातों को संभाल कर रखा था, कभी किसी पर नज़र तक नहीं डाले थे, किसी लड़की को, कोई रिश्ते को दूर दोस्ती भी नहीं की थी। बस चाहता था उसकी होने वाली बीबी भी नेक, शरीफ और पाक दामन हो, और इसलिए उसने हमेशा खुद को भी पाक दामन रखा था। निगाह के बाद भी उसने अपनी दुल्हन का चेहरा देखने को नहीं मिला, क्योंकि दुल्हन के चेहरे पर एक लंबा सा घूंघट पड़ा हुआ था। जब उसने माँ से इस बारे में शिकायत की तो उसकी माँ उसे एक तरफ ले गई। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इन लोगों के घर का माहौल बाकी लोगों से बहुत अलग है। वह इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते। मैंने बजदान को समझाने की कोशिश की। वह तो तुम्हारी दुल्हन को तुम्हारे साथ बैठाकर फोटो सेल्फी नहीं करवाने वाले। उसका कहना था जो भी करना है घर ले जाकर करना। और मुझे लगता है यह बच्ची भी बहुत शर्मीली है, शायद उसे भी तस्वीर खिंचवानी पसंद नहीं है। मम्मी, उसने मुझे किस परिवार में फंसा दिया। बजदान झुझुलाया, निगाह हो गया, और मैं अब तक अपनी बीवी को देख नहीं पाया। ऐसे ही कहीं सुना है अपने। उसके दिमाग में तरह तरह के शक उठने लगे। वह सोचने लगा, जरूर कोई ना कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। वह मर्द था, बाहर की दुनिया को अच्छे से जानता था। आजकल का माहौल कितना बदल गया है यह उससे बेहतर कौन जानता था। अब तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ही बेलगाम हो गई हैं। माँ बाप उसके करतूतों पर पर्दा डालने लगे हैं। यह सब सोचकर उसका दिल बेचैन होने लगा। उसने अपनी माँ पर ही हैरानी हो रही थी। आज के ज़माने में पढ़ी लिखी औरत होते हुए भी कैसी पुरानी सोच की बातें कर रही हैं। उसकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी और हुआ भी वही जैसा उसकी माँ ने कहा था। ना कोई रस्म में, ना कोई धूमधाम, बस सादगी से उसे विदा कर दिया गया। घर आकर वह अब भी अपनी बीवी का चेहरा नहीं देख पाया। उसके परिवार और मोहल्ले की औरतों ने आते ही उसे घेर लिया था। बजदान बेचैन हो गया। उफ, आखिर कब तक मुझे अपनी बीवी का चेहरा देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ थी और सब उसकी हालत देख देख कर उसकी हालत का मजाक ले रहे थे। अब तो यह बात सबको पता चल गई थी कि वह अब तक अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देख पाया। बस इसी वजह से सब उसे जानबूझकर उसकी बीवी से मिलने नहीं दे रहे थे। वह गुस्से में उठकर बाहर चला आया, लेकिन दिल में सोच लिया, कोई बात नहीं, रात को देख लूँगा। और यह ख्याल आते ही उसके होठ पर एक शरारत भरी मुस्कान आई थी। और फिर वह पल आ गया जिसका बजदा को बेसब्री से इंतजार था। सबको नेक देने के बाद जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसकी नज़रें उसकी दुल्हन पे जा टिकी। गुलाबों से सजे बिस्तर पे बैठे दुल्हन में लिपटी हुई वह उसकी अपनी दुल्हन थी। बजदान के होठों पर दिलकश मुस्कान आ गई। आने वाले खूबसूरत पलों के बारे में सोचकर दिल की धड़कनों ने शोर मचाया। कदमों से वह अलमारी के पास आया और वहां से मुंह दिखाई का तोहफा निकालकर कितनी मुस्कान से वह तोहफा पसंद किया था। उसने हर चीज परख कर दिल को कुछ जचता ही नहीं था। माँ ने कहा था कि बजदान, तुम्हारी होने वाली बीबी बहुत खूबसूरत है, इसलिए वह उसके लिए कुछ खास लेना चाहता था
और अब वह मुंह दिखाई का तोहफा हाथ में लिए खड़ा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पहली बार वह अपनी बीबी से मिलने जा रहा था। वह भी बहुत नर्वस था, समझ नहीं पा रहा था कि बातचीत कैसे शुरू करे। फिर हिम्मत करके धीरे से वह उसके पास बैठा और उसका हाथ थामा, लेकिन वह बुरी तरह चौंका था। अरे क्या हुआ, अब ठीक तो हो ना? वह तो बुरी तरह से कांप गई और जैसे ही उसका दुपट्टा उतारा उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। उसने मन ही मन सोचा, यह तो वही लड़की है जो रेस्टोरेंट में। यह सब देखकर बजदा के चेहरे पर एक तीखी तंज भरी मुस्कान फैल गई। तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे बहुत शरीफ और मासूम लड़की हो। उसकी आवाज में हिकारत थी, जहर घुला हुआ था, नफरत भरी हुई थी और इस नफरत की आग में साम्रा झुलस के रह गई। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम जैसी लड़कियों को शराफत का नाटक करके लड़कों को फंसाती हो और फिर शादी किसी और से करके उसकी जिंदगी तबाह कर देती हो। बाजदा के मुंह से यह सब सुनकर सामरा का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसने बजदान से यह सब सुनने की तो उम्मीद नहीं की थी। वह तो कुछ और ही सुनना चाहती थी कि बजदान उसे प्यार भरी बातें करेगा, आकर उसके पास बैठ जाएगा, उसे प्यार से अपने हाथ लगाते हुए कहेगा कि हमारी यह रात बहुत ही हसीन होगी। क्या हुआ, ऐसे ही अनगिनत रातें हमारी जिंदगी में आने वाली हैं। उसने एक और जहर भरा तीखा तीर चलाया था। एक वक्त में तुम्हारे लिए ना जाने कितने कितने आशिक होते हैं, पता है मुझे। बजदान की जुबान से जैसे अंगारे बरस रहे थे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? सामरा के लहजे में गहरी नाराजगी झलक गई। और कैसी बातें करूं मैं तुम जैसी लड़की से? बजदा गुस्से और नफरत से कांप रहा था। उसने कहा कि उसकी माँ ने कितनी तारीफ की थी, वह सब झूठ साबित हुआ और उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। सामरा यह सुनकर हैरान रह गई। उसने हिम्मत करके पूछा कि आखिर बिना किसी सबूत के वह उस पर इतने बड़े इल्जाम कैसे लगा सकता है। बजदान ने खुद उसे संभालते हुए कहा कि वह उससे बहस नहीं करना चाहता, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में रखना भी नहीं चाहता। उसने साफ कह दिया कि अभी वह कोई तमाशा नहीं करेगा, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे अच्छी परवरिश दी है। लेकिन जब हालात शांत हो जाएंगे तो वह सामरा को हमेशा के लिए उसके मायके छोड़ आएगा। यह सुनकर सामरा का दिल टूट गया। बजदा कमरे से बाहर चला गया। वह वहीं खड़ी रोती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसने हमेशा अपनी इज्जत, अपने वसूल और अपने रिश्ते की हिफाजत की थी, ताकि शादी के बाद अपना हर जज्बा सिर्फ अपने शौहर के नाम कर सके। लेकिन उसी इंसान ने उसे सबसे गहरा दर्द दिया। बहुत रोने के बाद भी उसने खुद को संभाला और मन ही मन फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगी। मुझे बजदा की गलतफहमी दूर करनी होगी। आखिर उसके दिमाग में यह बात आई कहाँ से? क्या किसी ने उसे मेरे खिलाफ भड़काया है? यह सोचकर अब उसे नया डर सताने लगा। अगर चंद दिनों बाद ही बजदा ने मुझे छोड़ दिया तो मैं माँ के घर लौट गई तो अम्मी अबू के दिल पर क्या गुजरेगी? मेरी छोटी बहनों का क्या होगा? उसके भविष्य का क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बजदा के दिल में अपनी मोहब्बत जगानी होगी। मुझे उसके गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना, बल्कि नरमी से पेश आना होगा। यह सोचकर उठकर खड़ी हुई। आईने में खुद को देखा। रोते रोते उसकी आंखें सूज चुकी थीं। चेहरा उतरा हुआ था। नई नवेली दुल्हन जैसी कोई चमक नहीं थी। उसने हल्का फुल्का मेकअप किया। अब जब उसने आईने में खुद को देखा तो सचमुच बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी मासूमियत सूरत पे हल्की सी तैरे भी एक अलग सा नूर बिखेर देती थी। वह खुद को देखकर थोड़ा तसल्ली महसूस करने लगी और फिर कमरे से बाहर निकल आई। सुबह जमील बेगम ने उसकी बलाई ले ली। बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटा, अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। यह वाकई में मेरी जोड़ी सलामत रहेगी? उसने खुद से सवाल किया, पर जवाब में बस एक उदासी मुस्कान आई। दावत में बजदा सबके सामने हंस हंस कर बातें कर रहा था। वह बाहर से खुश दिख रहा था, मगर सामरा जानती थी उसके अंदर क्या तूफान मचा हुआ है। जैसे ही मेहमान चले गए वह अकेले हुई। फिर से बजदा का वही व्यवहार चेहरा सामने आ गया। एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो चाहोगे वही होगा।
समरा ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। बस एक बार मुझे यह तो बताइए, आपको मेरे खिलाफ किसने भड़काया है? आपको कैसे यकीन हो गया कि मैं आपके काबिल नहीं? बजदा ने नफरत से उसकी तरफ देखा और बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया। बजदा उसकी बात सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि जो सच्चाई है वह कोई गलतफहमी नहीं, बल्कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और सच्चाई को मैं झुठला नहीं सकता। मैं सिर्फ कुछ दिनों तक तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं। उसका लहजा समरा के दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। अम्मी की वजह से खुद को रोक रहा हूँ, वरना अब तक तुम्हें इस घर से निकाल चुका होता। फिर उसकी आंखों में नफरत का अंधेरा गिरा हुआ। अगर अम्मी को पता चला कि जिस लड़की को वह पाक समझती हैं, उसकी शादी से पहले भी कई लोगों से मोहब्बत थी, उसने बात अधूरी छोड़ दी। क्या अब कहना चाहते हैं कि समरा की आंखें अब इस बात से फैल गई? यह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अब आपकी जिंदगी कांटों पर चलने लगी। वह उससे मोहब्बत से देखना तो दूर, उसकी मौजूदगी तक बर्दाश्त नहीं कर पाता था। सबके सामने वह नर्म रहता, पर जब भी अकेला होता तो या तो वह उसे अजनबी बना देता या फिर तानों की तीर चला देता। समरा अब टूटने लगी थी। वो उस दिन नमाज पढ़ते पढ़ते फूट फूट के रोने लगी। मैं थक गई हूँ, अगर यह मेरी आजमाइश है तो बहुत सख्त है। मैं इस आजमाइश में पूरी उतरने की काबिल नहीं हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? मैंने कभी अपने शौहर को धोखा देने के बारे में सोचा तक नहीं, और शादी से पहले तो मैंने किसी गुनाह के करीब कदम भी नहीं रखा। फिर भी मेरे शौहर को मुझ पर यकीन नहीं। उन्हें क्यों लगता है कि मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ? उसका रोना अभी का नहीं था कि बजदान ने उसे नमाज पढ़ते देख लिया। यह नेक बनने का ढोंग मेरे सामने मत रचाया करो। उसकी आवाज़ जहर से भरी हुई थी। तुम्हारे अंदर की गंदगी में अपनी आंखों से देख चुका हूँ। बस समरा गुस्से से चीखी। अब समरा की भी हद हो गई थी। क्या देखा है आपने? क्या किया है मैंने? बताइए मुझे। उसके चीखने पर बाजदा को गुस्सा आया था। मत भूलो। बाजदा गरज उठा। क्या साबित करना चाहती हो कि तुम सच्ची हो और मैं झूठ बोल रहा हूँ? फिर वह आग उगलने लगा। मैंने अपनी आंखों से उस दिन देखा था जब तुम मेरे दोस्त से मिलने उस रेस्टोरेंट में आई थी। मुझे उसने बताया कि तुम कैसे आधी आधी रात को उससे बातें करती थी, कैसे तुमने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। तुम्हें वह इंसान पसंद था तो अपने माँ बाप से कहती, वह तुम्हारी शादी उसे से करा देते। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मेरी समरा का दिल जोर से धड़क उठा। अब हद हो चुकी थी, बस कीजिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं पागल हो जाऊंगी आपकी यह बातें सुन सुनकर। पता नहीं आपने कैसे देखा और किससे मुझे मिला रहे हैं, मगर यह सब गलतफहमी है। मैं ऐसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसकी तेज आवाज़ें कमरे से बाहर तक गूंजने लगी। जमील बेगम उसकी आवाज़ें सुनकर फौरन कमरे में आ गई। क्या हो गया है? तुम दोनों को क्यों आपस में लड़ रहे हो? जमील बेगम चिंतित होकर बोली। वो बाजदा की तरफ बढ़ी, लेकिन वह बिना कुछ कहे समरा को घूरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अपनी लाडली से पूछिए, उसने जाते जाते कड़वे स्वर में कहा। जमील बेगम समरा को एक तरफ बैठाकर प्यार से समझाने लगी, लेकिन समरा तो बस रोई जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। कितनी ही देर तक वह रोती रही, लेकिन समरा का रोना नहीं थमा। आखिरकार जमील बेगम झुझला कर बोली, बताओ तो सही, हुआ क्या है? अब तक कुछ कहोगी नहीं? मुझे पता कैसे चलेगा कि आखिर बात क्या है? अगर गलती मेरे बेटे की है तो मैं उसके कान खींचकर। समरा उनके गले लगकर फूट फूट के रोने लगी। आप मुझे अच्छे से जानती हैं कि मैं कैसी हूँ। जमील बेगम ने उससे उसका सिर सहलाया। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ मेरी बचपन की सहेली है, बचपन का आना जाना है। तुम्हारे घर में जानती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी कितनी अच्छी परवरिश की है। समरा ने भराई हुई आवाज़ में कहा, लेकिन आपके बेटे को लगता है कि मैं बदचलन हूँ। शादी के पहले दिन ही उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। उन्हें लगता है कि मैंने उन्हें धोखा दिया है, कि मेरी ज़िंदगी में उनसे पहले भी कोई और था। वह समझते हैं मैंने किसी और को बेवकूफ़ बनाया।
लेकिन सादे इनसे कर ले। जमील बेगम अविश्वास से उसे देखती रह गई। मुझे अपने बेटे से इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। उसे जरा भी शर्म नहीं आई अपनी पाक साफ बीवी पर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हुए। आने दो, आज मैं उससे दो टूक बात करूंगी। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया कि आज वह बजदान से जरूर पूछेगी कि वह आखिर सामरा के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। आधी रात तक वह उसका इंतजार करती रहे, लेकिन फिर उसका फ़ोन आया कि आज मैं अपने दोस्त के यहाँ रुक रहा हूँ, घर नहीं आऊँगा। जमील बेगम ने गहरी सांस ली। उन्हें महसूस हो रहा था कि बजदान पिछले कुछ दिनों से बहुत बदल गया है। वह घर से दूर रहने लगा था और जब भी आता देर रात तक ही आता। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि यह सब उसका भ्रम है, लेकिन अब यह सच्चाई थी, कड़वी और डरावनी। उन्होंने नोटिस किया कि बजदान को सामरा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह उसे पसंद नहीं करता था। उसके साथ समय बिताना तो दूर की उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन सवाल यह था, आखिर बजदा यह सब क्यों कर रहा था। बजदा ने फ़ोन काटकर साइड टेबल पे रख दिया। उसके दोस्त ने पूछा। अम्मी का था, पूछ रही थी कि घर कब तक आओगे। सुबह का 10 बज गया था। उसकी अम्मी अभी तक उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह घर में कदम रखा, उसकी अम्मी ने सवाल के बौछार करने शुरू कर दिए। इतने सवाल सुनकर बजदा का गुस्सा भड़क उठा और उसने सारी बातें अपनी अम्मी के सामने रख दी। उस वक्त सामरा वहीं मौजूद थी। उसने कहा कि यह सब गलत है। मैं आज तक किसी भी लड़के से बात करना तो दूर, उसकी तरफ मुड़कर कभी देखा भी नहीं। और हाँ, मुझे याद आया कि शादी से पहले मैं अपनी बहन के साथ एक रेस्टोरेंट में गई थी। वह मुझे पार्लर के बहाने उस रेस्टोरेंट में लेकर गई थी। शायद वह किसी लड़के से मिलना चाहती थी। यह बात सुनकर बजदा और भड़क उठा। झूठ मत बोलो और मेरे सामने शरीफ बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानती हूँ। बजदा की अम्मी ने उसे रोका और कहा कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना कहते ही उसने सामरा की अम्मी के पास कॉल लगाया और कहा कि मुझे अभी रूसी से बात करनी है। यह बात सुन के सामरा की अम्मी परेशान हो गई। क्या बात है, कोई परेशानी है? मुझे बताइए। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप बस रूसी से मुझे बात करा दीजिए। उसी वक्त सामरा की अम्मी ने रूसी के पास जाकर उसे फ़ोन थमा दिया और सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई। रूसी ने कहा कि वह मुझसे मिलने आया था। मैंने मजाक मजाक में उसे परेशान करने के लिए अपनी बहन का चेहरा बता दिया था। सामरा एकदम पाक है। वह आज तक किसी लड़के से बात करना तो दूर, आज तक किसी लड़के को मुड़कर नहीं देखा। मैंने ही जिद करके उसे पार्लर के बहाने रेस्टोरेंट में लेकर गई थी। यह सच्चाई खुलते ही बजदान के मुंह खुला का खुला रह गया। वह जिस बीबी पे शक कर रहा था, उसकी बीबी तो एकदम पाक थी। उसने अपनी अम्मी और सामरा से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं अपनी पत्नी पे कभी भी शक नहीं करूँगा और कभी भी उसे तकलीफ़ नहीं दूंगा। उस दिन उसने सामरा के साथ खाना खाया। शाम को वह मार्केट से सामरा के लिए आइसक्रीम लेकर आया था। वह रात अपनी बीबी के साथ बेहद ही हसीन करना चाहता था, उसे यादगार बनाना चाहता था। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उस वक्त सामरा अपने बाल बना रही थी। उसने पीछे से सामरा को पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए उसके गर्दन पे चूम लिया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। सामरा भी उसे पाकर बेहद ही खुश थी। दोनों साथ बैठकर एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाए और प्यार भरी बातें की। उसके बाद बजदान ने उसे अपने आगोश में ले लिया और उसे प्यार करते हुए अपने प्यार के निशाने उसके शरीर के हर एक हिस्से पर छोड़ने लगा। वह रात उन दोनों की प्यार भरी रात थी। कुछ दिन बाद बजदान को पता चला कि सामरा माँ बनने वाली है, तो वह बेहद ही खुश हो गया और आने वाली जिंदगी के बारे में सोचकर बेहद ही खुश था कि वह पापा बनने के बाद अपने बच्चे के साथ क्या क्या करेगा और कैसे उस पर अपना प्यार लुटाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह नॉवेल? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए नॉवेल के साथ। धन्यवाद।